इसराइल एक बार फिर से मुसीबत में फंसता हुआ नजर आने लगा है। इस बार का मामला अब बेहद अलग हो चुका है। जो मुस्लिम देश अभी तक गाजा से दूरी बनाकर रख रहे थे, अब वही इसराइल की निंदा कर रहे हैं, क्योंकि इस बार इसराइल ने जो किया उसे अरब देश अपनी बदनामी के तौर पर देख रहे हैं और उन्होंने इसके लिए चेतावनी भी दे डाली है। दरअसल इसराइल द्वारा अरब देशों के विदेश मंत्रियों को वेस्ट बैंक स्थित रामल्ला जाने से रोकने के निर्णय की शनिवार को अरब लीग के सदस्य देशों ने कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे न केवल राजनयिक प्रोटोकॉल का उल्लंघन बल्कि फिलिस्तीनियों के प्रति एकजुटता जताने के प्रयासों को बाधित करने वाला कदम करार दिया। मूल रूप से यह दौरा फिलिस्तीनी प्राधिकरण के एक साथ एकजुटता दिखाने और मौजूदा संघर्ष के बीच फिलिस्तीनियों की स्थिति का जायजा लेने के उद्देश्य से आयोजित किया जाना था। इस प्रतिनिधिमंडल में सऊदी अरब, मिस्र, जॉर्डन, कतर और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई प्रमुख अरब देशों के विदेश मंत्री शामिल थे। लेकिन इसराइल ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उनके वेस्ट बैंक में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी, जिससे यह दौरा उन्हें मजबूरन रद्द करना पड़ा। अरब विदेश मंत्रियों की तीखी प्रतिक्रिया। इस दौरे में शामिल मंत्रियों ने एक संयुक्त बयान जारी करते हुए कहा कि इसराइल का यह कदम न केवल हमारी संप्रभुता और कूटनीतिक गरिमा के खिलाफ है, बल्कि यह उस शांति प्रक्रिया के खिलाफ है जिसे हम वर्षों से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने कहा। एक अरब इस्लामी मंत्री स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति से रामल्ला में मुलाकात करने का प्रयास किया। हमारा रुख स्पष्ट है। हम गाजा में हो रहे हमलों का अंत चाहते हैं, युद्ध विराम की मांग करते हैं और मिस्र, कतर तथा अमेरिका की मध्यस्थता में कैदियों और बंधकों की अदला बदली की डील का समर्थन करते हैं। हम एक न्याय संगत और अस्थायी शांति चाहते हैं जो सभी के लिए सुरक्षा सुनिश्चित करे, फिलिस्तीनी जनता को राजत्व, स्वतंत्रता और संप्रभुता का अधिकार प्रदान करें और साथ ही इसराइल की सुरक्षा की गारंटी भी दें। लेकिन इन उद्देश्यों के लिए काम कर रहे हमारे प्रतिनिधिमंडल की यात्रा को वर्तमान इजरायली सरकार ने रोक दिया। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब क्षेत्र को संवाद और समाधान की सबसे अधिक आवश्यकता है, शांति प्रयासों को बाधित किया जा रहा है। एक कब्जाधारी शक्ति के रूप में इस कार्रवाई की पूरी जिम्मेदारी इसराइल पर ही जाती है। दो राष्ट्र समाधान की मांग दोहराई। संयुक्त बयान में सभी देशों ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की कि वह दो राष्ट्र समाधान को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाएं। अरब लीग ने स्पष्ट कर दिया कि जब तक एक स्वतंत्र और संप्रभु फिलिस्तीनी राज्य जिसकी राजधानी पूर्वी यरूशलेम हो उसकी स्थापना नहीं की जाती, तब तक क्षेत्र में स्थायी शांति संभव नहीं। यह घटना ऐसे समय पर सामने आई है जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव चरम पर है। गाजा में जारी हिंसा, वेस्ट बैंक में बढ़ती सैन्य कार्रवाई और यहूदी बस्तियों के विस्तार ने हाल के सालों में शांति प्रक्रिया को तकरीबन ठप कर दिया। इस बीच फिलिस्तीनी प्रशासन ने इसराइल के इस कदम को दमनात्मक और राजनयिक बहिष्कार का एक उदाहरण बताया। उन्होंने इसे अरब देशों के साथ सहयोग को तोड़ने की एक कोशिश के रूप में देखा है। भारत समेत कई देशों ने बार बार दो राष्ट्र समाधान का समर्थन किया है, लेकिन मौजूदा हालात में सिर्फ बयानबाजी से काम नहीं चलने वाला। अरब देशों ने स्पष्ट कर दिया कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूरोपीय संघ और उभरती शक्तियों को अब ठोस हस्तक्षेप करना होगा। इसराइल द्वारा अरब मंत्रियों के रामल्ला दौरे पर रोक लगाना न केवल कूटनीतिक विवाद को जन्म देता है, बल्कि फिलिस्तीन इसराइल संघर्ष को सुलझाने के प्रयास को भी एक तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है। अरब लीग की यह प्रतिक्रिया संकेत देती है कि मध्य पूर्व में जल्द ही एक नई कूटनीतिक पहल की आवश्यकता है। सवाल यह है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब भी शांति की उम्मीद को जीवित रख पाएगा या यह एक और मौका गंवा दिया जाएगा। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हूतियों ने एक बार फिर इजराइल की नींद उड़ा दी है। लगातार हूती विद्रोहियों की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल पर दागी जा रही हैं, जिसकी वजह से एक बार फिर इजराइल में हूतियों का खौफ साफ साफ दिखने लगा है। खबर यह है कि हूतियों ने इजराइल पर एक और बैलिस्टिक मिसाइल दाग दी है, जिसके बाद मध्य इजराइल और यरूशलेम में सायरन बजने लगे, बल्कि लोगों को इधर उधर भागते हुए देखा गया। तो वहीं इजराइल ने दावा किया है कि यमन में ईरान समर्थित हूतियों द्वारा इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल को हवाई सुरक्षा द्वारा सफलतापूर्वक रोक दिया गया। सेना ने रविवार को कहा, जो हाल ही में लगभग दैनिक घटना बन गई है। बताया जा रहा है कि मध्य इजराइल यरूशलेम क्षेत्र और कई पश्चिमी तट पर मौजूद बस्तियों में सायरन बजने लगे, जिसके बाद लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए।
सायरन बजने से लगभग 4 मिनट पहले होम फ्रंट कमांड द्वारा निवासियों को एक चेतावनी जारी की गई थी, जिसमें उन्हें उनके फोन पर एक पुश नोटिफिकेशन के माध्यम से लंबी दूरी की मिसाइल हमले के बारे में सचेत किया गया था। हमले में किसी के घायल होने या फिर नुकसान की कोई अभी तक खबर नहीं आई है। हूतियों ने भी मिसाइल हमले की जिम्मेदारी लेते हुए दावा किया है कि उन्होंने बेन गुरियन एयरपोर्ट को निशाना बनाया था। इस महीने की शुरुआत में हूतियों की मिसाइल हवाई सुरक्षा को भेजते हुए एयरपोर्ट के मैदान पर जा गिरी थी, जिससे 6 लोग घायल हो गए थे, जिनमें से कोई गंभीर रूप से घायल अभी तक नहीं हुआ है। बता दें आपको, रविवार को मिसाइल दागी जाने से पहले इजराइल ने पिछले बुधवार को यमन में हवाई हमला किया था, जिसमें उसने हूतियों के कब्जे वाले सना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को निशाना बनाया था और हूतियों की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे आखिरी विमान को भी नष्ट कर दिया था। यमन के अधिकारियों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत में एक अलग हमले में हवाई अड्डे का टर्मिनल और 6 विमान नष्ट हो गए हैं और रनवे पर गड्ढे हो गए हैं। 11 दिन बाद हवाई क्षेत्र को उड़ान के लिए आपको बता दें फिर से खोल दिया गया था। यहीं आपको एक और ये भी जानकारी दे दें, जब से अमेरिका ने यमन पर हमला किया है तभी से ही हूतियों ने इजराइल पर लगातार हमले किए हैं। ताजा हमला मई में इजराइल की ओर से हूतियों द्वारा दागे गए 17वें मिसाइल प्रक्षेपण को चिन्हित करता है। ये बेन गुरियन हवाई अड्डे पर हमले के ठीक 2 दिन बाद हुआ है, जिससे हवाई यातायात बाधित हुआ है। इजरायली राष्ट्रपति हंगजोर को हवाई अड्डे से सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया था। हूती प्रवक्ता यहना सारी ने कहा, मिसाइल हमला इजराइल के खिलाफ एक सफल अभियान था, जिससे इजराइल को हवाई यातायात को रोकने के लिए मजबूर किया और इजरायलियों को शरण लेने के लिए मजबूर किया। लगातार हमलों के बीच रॉयन एयर ने जुलाई तक तेल अवीव के लिए अपनी उड़ान निलंबित कर दी है, वो भी अब इसको जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से हूतियों ने एक बार फिर इजराइल पर मिसाइल दागी है, उससे कहीं ना कहीं नेतन्याहू की नींद उड़ गई होगी। बीते 1 महीने से भी लंबे समय से ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु मसले पर बातचीत चल रही है। 5 चरणों की बातचीत के बाद जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि वे किसी अंतिम निर्णय के बेहद करीब है, तो वहीं ईरान ने किसी भी नतीजे पर पहुंचने के बारे में चुप्पी साधी हुई है। इन सब से इतर इस वार्ता पर इसराइल की पैनी नजर है। अगर दोनों के बीच परमाणु वार्ता बेनतीजा रही तो माना जा रहा है कि इसराइल ईरान पर एक बड़ा हमला कर सकता है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बारे में संकेत भी दिए थे, जब उन्होंने व्हाइट हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि उन्होंने इस्राएली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है कि वे ईरान पर हमले का इरादा फिलहाल के लिए छोड़ दें। ट्रंप बार बार नेतन्याहू को ईरान पर हमला करने से रोक चुके हैं और अब इसके कारण स्पष्ट हो रहे हैं। दरअसल इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% यूरेनियम में से 60% संवर्धित कर लिया है। यानी ईरान ने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है और परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम की 90% शुद्धता की आवश्यकता होती है। ऐसे में अमेरिका चिंतित है। इससे पहले भी ऑस्ट्रिया की एक खुफिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बीच भी ईरान युद्ध स्तर पर परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप को इस बात का पहले से ही अंदाजा था और इसलिए ट्रंप ने दबाव की नीति अपनाई। राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने ईरान पर प्रतिबंध बढ़ाए और ईरान की मुद्रा को दुनिया की सबसे कमजोर मुद्रा बना दिया। फिर उन्होंने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को पत्र लिखकर प्रत्यक्ष वार्ता पर बैठने के लिए कहा और न मानने पर हमले की धमकी दी। फिर भी जब ईरान नहीं माना तो ट्रंप को लगा कि फिलहाल इसका कूटनीतिक समाधान ही निकाला जाना चाहिए। यही वजह है कि ईरान पर हमला करने के लिए उतावले इसराइल को उन्होंने कई बार मनाया। जाहिर है कि ट्रंप कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहते, वे ईरान को समझाना चाहते हैं और किसी भी हाल में परमाणु बम बनाने से रोकना चाहते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये न सिर्फ इसराइल के लिए खतरा होगा बल्कि मिडिल ईस्ट और एशिया के पश्चिमी हिस्से में अमेरिका को अपनी गतिविधियां कम करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप इसराइल को ईरान पर हमला करने के लिए इसलिए भी रोक रहे हैं क्योंकि वो ईरान के साथ परमाणु समझौते पर बातचीत को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनके प्रशासन का मानना है कि हमले से ये सीधी वार्ता पटरी से उतर सकती है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ सकता है। ट्रंप ने इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को चेतावनी दी है कि अभी हमला करना अनुचित होगा, ठीक नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने के लिए बातचीत चल रही है। यानी अमेरिका भी इस समय ईरान के दबाव में है। अमेरिका नहीं चाहता कि बातचीत में किसी भी तरह का खलल पड़े या कोई ऊंच नीच हो, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अमेरिका के हित टिके हुए हैं। परमाणु बम बना तो अमेरिका के लिए ये सबसे बड़ी कूटनीतिक हार साबित हो सकती है।